हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एजुकेशन सब्जेक्ट से पीजीटी का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये प्रीवियस पेपर है, ये 2021 का पेपर है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम बता दें पीजीटी में 125 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2021 के पेपर में 6 क्वेश्चन रॉन्ग दिया था, तो 119 क्वेश्चन से ही सिलेक्शन मेरिट बनी है। और फ्रेंड्स, हमारे लिए कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन हम अगर कर रहे हैं तो प्रीवियस पेपर और ऑन-साल पेपर जो है और प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। प्रैक्टिस सेट से ये फ़ायदा मिलता है कि हमारा किस टॉपिक का कितना तैयार है और कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, किस टॉपिक को हमें भी पढ़ना है, ये सब क्लियर हो जाता है और गलतियाँ धीरे धीरे कम होते होते एकदम ख़त्म हो जाती हैं। और एक बात, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो घंटे टाइमिंग की मैनेजमेंट व्यवस्था होती है वो भी हमें कवर हम धीरे धीरे अगर करते हैं तो कर लेते हैं। और रही बात प्रीवियस पेपर की, तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रीवियस पेपर देख के जाते हैं, इसे सॉल्व करके जाते हैं, जब से पेपर हो रहा है टोटल प्रीवियस पेपर जितना भी है किसी भी एग्ज़ाम का हुआ, तो उसमें हमें दो फ़ायदे इससे भी मिलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है ये पता चल जाता है, और क्वेश्चन किस लेवल का बनता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब हमें क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी पीजीटी एजुकेशन सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर जो है, ये पहला वीडियो है इसका, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, किसने कहा कि ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरस्तु जी, महात्मा गांधी और स्वामी रामकृष्ण। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी जी ने कहा कि ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद का मुख्य जोर है? ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों पर और शिक्षण विधियों पर, विद्यालय पर, अनुशासन पर। तो फ्रेंड्स, आदर्शवाद का मुख्य जोर होता है वो शिक्षा के उद्देश्यों पर, मेन इसका फोकस होता है कि वो करे। अब व्याख्या पढ़ लेते हैं क्या है। आदर्शवाद का मुख्य जोर शिक्षा के उद्देश्यों पर है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना, आत्मानुभूति, आध्यात्मिक उन्नति, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा एवं विकास, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति आदि है। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक की प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है फिशर ने, स्पीयरमैन ने, पियर्सन ने, फर्ग्यूसन ने। तो फ्रेंड्स, सहसंबंध गुणांक की प्रोजेक्ट मोमेंट विधि का जो प्रतिपादन है ये पियर्सन जी ने किया था। अब व्याख्या देख लीजिए। गुणन आघूर्ण संबंध विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर कार्ल पियर्सन द्वारा किया गया था, इसलिए इसे पियर्सन सहसंबंध गुणांक भी कहा जाता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए। एक तो गुणन आघूर्ण सहसंबंध विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये पियर्सन सहसंबंध गुणांक विधि के नाम से जाना जाता है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि पियर्सन सहसंबंध गुणांक का दूसरा नाम क्या है, तो वो गुणन आघूर्ण संबंध विधि है। अब आगे देखिए, दो चरों के बीच सहसंबंध कितना मजबूत है, यह ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह डेटा के दो सेटों के बीच रैखिक संबंध को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस सहसंबंध द्वारा विभिन्न श्रेणियों के चर मूल्यों के मध्य रेखीय सहसंबंध को मापा जाता है। यह दो चरों के बीच संबंध की मात्रा तथा दिशा की व्याख्या करता है, और दिशा से तात्पर्य है कि यदि सहसंबंध गुणांक प्लस में हो तो धनात्मक सहसंबंध, माइनस में और ऋणात्मक सहसंबंध होगा। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन है उनके विचार से शिक्षा का अर्थ सर्वोत्तम को बाहर लाना है। अगला है, वे शिक्षा को सामाजिक क्रांति के साधन के रूप में देखते थे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, वे मानते थे कि परम सत्य मूल्य है। अगला है, उन्होंने चरित्र निर्धारण पर बल दिया। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी हमेशा परम सत्य मूल्य को ही मानते थे, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारक
तत्वों का संबंध है। तो ऑप्शन है केवल उनकी आनुवंशिकता में अंतर से, केवल उनके वातावरण में अंतर से, उनकी आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों में अंतर से, और ऑप्शन डी है आनुवंशिकता के कारणों तथा वातावरण के कारणों के बीच अन्योन्य क्रिया से। तो फ्रेंड्स, व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं डिफरेंसेस जो पाए जाते हैं उसके निर्धारक तत्वों का संबंध उनके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन। सॉरी, मैंने विटामिन टॉपिक अभी जस्ट मैं पढ़ा कर आई हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग में बस मतलब मेरी जुबान पे विटामिन ही आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोहलर ने विकसित किया। ऑप्शन है अनुबंध सिद्धांत को, ऑप्शन बी है एस.आर. बॉन्ड सिद्धांत को, ऑप्शन सी है सूज सिद्धांत को, ऑप्शन डी है क्षेत्र सिद्धांत को। तो फ्रेंड्स, कोहलर ने सूज का सिद्धांत दिया है, जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर दे भी रखा है कि कोहलर का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे सूज का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम पर आधारित है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाएगा कि ये सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो ये संज्ञानात्मक नियम पर आधारित है। कोहलर के इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। सूज के इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों को अपनी समझ के द्वारा सीख लेता है और कठिन से कठिन कार्य को संपूर्ण कर देता है। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनेगा कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो एक चिंपैंजी पर किया और उसका नाम क्या रखा था, तो सुल्तान उसका नाम रखा था। अब कुछ विशेषताएं कोहलर की हैं सूज के सिद्धांत की, ये देख लेते हैं। तो पहला है सीखने की शुरुआत संज्ञानात्मक होती है, और दूसरा इन्होंने कहा है सीखना धीरे धीरे ना होकर एकदम अचानक से होता है, और तीसरा है इस प्रक्रिया में सूझ अचानक से आती है। चौथा है इस सिद्धांत द्वारा व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्याओं का हल करना सीख लेता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। फ्लैश बल्ब स्मृति क्या है? ऑप्शन है जब अस्पष्ट स्मरण किया जा सके, और ऑप्शन बी है जब दीर्घ समय तक याद किया जा सके, ऑप्शन सी है प्रथम साक्ष्य का स्मरण, और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑल द एबव, मतलब ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं बिल्कुल। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्लैश बल्ब स्मृति उस क्षण और परिस्थितियों का एक अत्यंत विस्तृत असाधारण रूप से उज्ज्वलंत स्नैपशॉट है जिसमें आश्चर्यजनक और परिणामी समाचार का एक टुकड़ा सीखा गया था। फ्लैश बल्ब स्मृति एक प्रकार की आत्मकथात्मक स्मृति है। फ्लैश ब्लैक स्मृति वह स्मृति है जब स्मृति को स्पष्ट स्मरण किया जा सके, जब दीर्घ समय तक यदि किया जा सके तथा प्रथम साक्ष्य का स्मरण किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैटल ने व्यक्तित्व के मापन के लिए कितने कारकों का प्रयोग किया? ऑप्शन है 10 कारकों का, 12 कारकों का, 16 कारकों का, 18 कारकों का। तो फ्रेंड्स, कैटल ने अपने व्यक्तित्व मापन में कुल 16 कारकों का प्रयोग किया था। ऐसे भी पूछता है कि कैटल ने अपना मापन किसका मापन किया, बुद्धि का किया या संज्ञानात्मक मापन इन्होंने किया या व्यक्तित्व का किया? तो इन्होंने व्यक्तित्व पर्सनालिटी का मापन किया और इसमें 16 कारक इन्होंने बताए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन है विश्व भारती विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है अरबिंदो। तो फ्रेंड्स, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। अनेक स्नातक और परास्नातक संस्थान इससे संबंधित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। TLC का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है टाइम बाउंड लर्निंग कोर्स, दूसरा है टोटल लर्निंग कैरिकुलम, तीसरा है टोटल लिटरेसी कैंपेन, चौथा है ट्रेनिंग लर्निंग कैंपेन।
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा टोटल लिटरेसी कैंपेन। TLC का पूर्ण रूप है टोटल लिटरेसी कैंपेन और संपूर्ण साक्षरता अभियान। भारत में इसका हिंदी होगा संपूर्ण साक्षरता अभियान। टोटल लिटरेसी कैंपेन का हिंदी होगा संपूर्ण साक्षरता अभियान। और भारत में वयस्क निरक्षरता के उन्मूलन के लिए ये प्रमुख रणनीति थी। यह दृष्टिकोण एक शक्तिशाली और व्यवहार मॉडल है जो भारत में साक्षरता परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने में सहायता करता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अरस्तु जी, रूसो जी, डीवी जी, किलपैट्रिक जी। तो फ्रेंड्स एमिल पुस्तक जो है वो रूसो की है। एमिल पुस्तक रूसो द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक मनुष्यों की प्रकृति पर रचित एक ग्रंथ है जो इसे अपने सभी लेखक का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में मानते थे। यह पुस्तक 1765 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। तो ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1762 में प्रकाशित हुआ था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यवहारवाद के पिता कौन हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है जॉन डीवी, ऑप्शन बी है थांडाई, ऑप्शन सी है स्किनर जी और ऑप्शन डी है JB वाटसन जी। तो व्यवहारवाद के प्रतिपादक जो हैं वाटसन जी हैं। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है अहमदाबाद में, बंगला में, महाराष्ट्र में, चंपारण, बिहार में। तो फ्रेंड्स अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है वो चंपारण बिहार में स्टार्ट हुआ था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है आगे। अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण बिहार में शुरू हुआ था। यह आंदोलन किसानों की सहायता के लिए प्रारंभ किया गया था। चंपारण जिले के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी, जिससे इस जिले के किसान काफ़ी परेशान थे क्योंकि नील की खेती करने से उनकी ज़मीन खराब हो रही थी और किसानों को उनकी ज़मीन के अधिक से अधिक भाग पर खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स ये रहे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो फ्रेंड्स जीन पियाजे ने कुल संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसमें पहला है संवेदी गामक अवस्था और दूसरा है संवेदी गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था हम बता दें 0 से 2 वर्ष तक की है, जो संवेदी गामक अवस्था है। देख सकें पहली अवस्था जो है संवेदी वाली, तो ये है 0 से 2 ईयर तक। फिर पूर्व की जो ये पूछ रहा है ये है 2 से 7 ईयर की। फिर मूर्त जो बची मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये 7 से 11 वर्ष तक की है। और चौथी जो औपचारिक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 से कहीं कहीं 15 माना गया है और कहीं कहीं 11 से ऊपर की एज के लोग जितने भी होते हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बताते समय ये क्लियर कर दिया कि इसका करेक्ट आंसर यही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 मिनट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है ईगो को, ईड को, परम अहम को और प्रेरक को। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ईड को हम मनो ऊर्जा का भंडार कहते हैं। इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। ईड मनो ऊर्जा का भंडार कहलाता है। फ्रायड ने मानव मन की संरचना एवं व्यक्तिगत व्यवहार की क्रियाओं के निरूपण हेतु ईड, अहम और परा अहम की अवधारणा को प्रस्तुत की थी। अब यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि ये किसने प्रस्तुत किया था। तो ये अवधारणा है ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा जो है फ्रायड ने शुरू किया था, फ्रायड जी ने। और फिर ईड मानव मन के इस पक्ष में व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तिगत से संबंधित पार्श्विक प्रवृत्तियों एवं अनैतिक भावनाओं का संग्रह होता है। इसी के माध्यम से मानव इंद्रिय जनित सुखों की खोज करता है।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यवहारवाद सिद्धांत में किसका विश्वास है? तो व्यवहारवाद में पावलोव जी का विश्वास है फ्रेंड्स। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है? नहीं पे क्वेश्चन पे ध्यान दें, ऐसे ही नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऑप्शन है विश्वसनीयता गुणांक, ऑप्शन बी है पद कठिनाई सूचकांक, ऑप्शन सी है पद विभेदन सूचकांक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पद विश्लेषण से संबंधित किसका संबंध नहीं है? तो ये विश्वसनीयता गुणांक का संबंध पद विश्लेषण से नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम हस्तांतरण में समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो समान तत्वों का सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन देखेंगे, जड़ ने किया, स्पीयरमैन ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने। तो फ्रेंड्स, अधिगम के हस्तांतरण में समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि थॉर्नडाइक जी ने किया। इन्होंने अधिगम के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम भी बताए थॉर्नडाइक जी ने। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रदत्तों की मध्यिका ज्ञात क्या होगी? ज्ञात करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले तो हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, फिलहाल तो ये आरोही क्रम में दे रखा है। अब हम ये देखेंगे कि ये संख्या सम है या विषम है, वही फार्मूला यूज यहाँ पे होगा। तो ये संख्या, टोटल संख्या कितनी है? 1 मिनट, 10 है। तो टोटल संख्या यहाँ पे 10 है। ये 1 2 मतलब 2 के 2 2 4 2 6 2 6 8 2 5 10। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। और यन बराबर, इसका मतलब टोटल संख्या, तो यन बराबर हो जाएगा 10। 1 मिनट। अब हम इसका, ये 10 है तो सम संख्या है, इसीलिए इसका फार्मूला है यन अपान 2 वहाँ भाग प्लस यन अपान 2 + 1 वहाँ भाग। अब मैं इसे समझाती हूँ कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो पहले हम आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित नहीं रहता तो व्यवस्थित कर लेते, फिर इसको देखेंगे कि टोटल संख्या कितनी है। तो यही फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये फार्मूला याद रहेगा। तो यन मतलब कि टोटल संख्या पूछ रहा है, तो 10 है, अपान 2 रहेगा, फिर प्लस रहेगा, फिर यन की जगह टोटल योग जो है वो 10 है, अपान में 2 है, फिर प्लस 1 है। ये तो फार्मूला जैसे था हम वैसे लिख दिए, फिर इन सब के बटे में 2 रहेगा। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। 2 5 10, यहाँ पे 5 आ गया। 2 5 10, यहाँ पे 5 आ गया। 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 5 + 6 मतलब 5 + 6 अपान बटा के 2। अब हम ये वहाँ पद दिया था ना फार्मूले में, तो इसे हम जोड़ेंगे नहीं, ये देखेंगे कि हमारे आरोही क्रम में 5वीं संख्या कौन सी है। तो 1 2 3 4 5, 5वीं संख्या हमारी 6वीं है, 6 है। तो फिर 6 आ गया। और फिर 6वां पद कौन सा है? तो वो भी 6 ही है। तो प्लस 6 बटा में 2, 1 मिनट, प्लस 6 और बटा में 2, तो 6 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये रहा 12 बटा में 2, फिर 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, नीचे 1 अगर दिया है तो उसका मतलब उसका कोई मान नहीं होता है, तो ये बचा 6। तो इसका आंसर होगा करेक्ट 6। ये हमारी मध्यिका हो गई। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे, रोड्सा का प्रक्षेपीय परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? तो ऑप्शन है सचेत अभिलाषा, स्वप्न, अचेत प्रयोजन, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हरमन रोड्सा जो है प्रक्षेपी परीक्षण का मापन अपना करते हैं, तो ये अचेतन प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, सामान्य संभाव्यता वितरण वक्र में मध्यिका, मध्यांक और बहुलांक निश्चित रूप से रहते हैं। ऑप्शन है मध्य बिंदु पर, विभिन्न बिंदुओं पर, बगल के वितरण पर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मध्य बिंदुओं पे रहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पीयरमैन का सिद्धांत मानता है कि बुद्धि में है। ऑप्शन है एक सामान्य और एक विशिष्ट मानसिक कारक, ऑप्शन बी है एक सामान्य और कई विशिष्ट मानसिक कारक, ऑप्शन सी है सामान्य महत्व के कई कारक, और ऑप्शन डी है केवल एक सामान्य मानसिक योग्यता। तो फ्रेंड्स, स्पीयरमैन ने बुद्धि को
एक सामान्य और कई विशिष्ट कारक मानसिक कारक माने हैं। इन्होंने ही इसी को जी फैक्टर और एस फैक्टर कहा जाता है। जी फैक्टर और एस फैक्टर इसी को कहा जाता है, जनरल और स्पेशल, जनरल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर। सन 1927 में स्पीयरमैन ने बुद्धि के एक कारक सिद्धांत और दो कारक सिद्धांत को प्रस्तावित किया। स्पीयरमैन ने सांख्यिकीय विश्लेषण पद्धति में, जिसे कारक विश्लेषण के रूप में जाना जाता है, का उपयोग करके अपने सिद्धांत को विकसित किया तथा इन्होंने प्रस्तावित किया कि बुद्धि में दो क्षमताओं या कारक शामिल होते हैं। पहला तो सामान्य कारक और दूसरा कई विशिष्ट मानसिक कारक। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है कल्हड़ जी हैं और रहीमदास जी और श्री लाल गुप्त जी, गोपाल दास जी, नीरज। तो फ्रेंड्स, राज तरंगिणी जो है वो कल्हड़ जी की है। इसकी व्याख्या देखें। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ जी थे। राजा तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। राज तरंगिणी एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है। स्वयं कल्हड़ ने राज तरंगिणी में कहा है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष विनिर्मुक्त होना चाहिए तथा उसकी प्रशंसा हो सकती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग में लाया गया था? तो ऑप्शन है व्याख्यान, प्रयोग, चर्चा, सस्वर प्रयोग, पाठ। तो फ्रेंड्स, व्याख्यान तो पहले दिया ही जाता था, चर्चाएं भी आपस में करवाए जाते थे, सस्वर पाठन ये तो अभी भी करवाया जाता है विद्यालयों में, प्राइमरी। और ये प्रयोग जो है प्रेजेंट टाइम में, एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रेजेंट टाइम में चला है, पहले ये सब प्रेजेंट नहीं था, प्रेजेंट में है, पास्ट में ये नहीं था। अब अगर आगे का क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्रीमती हंसा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, स्वरूप रानी बख्शी जी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ही गलत पूछा था, क्वेश्चन सही पूछा था बट ऑप्शन जो है वो गलत दिए थे, तो इसलिए इसको 125 क्वेश्चन में से माइनस कर दिया था। तो व्याख्या में क्या है ये देख लीजिए, इसका करेक्ट क्या होगा। भारत सरकार ने सन 1958 में महिला शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद गठित किया था। अब ये ऑप्शन में है ही नहीं थी दुर्गाबाई देशमुख जी, जो कि वही अध्यक्ष थी। जब पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर यही था, राष्ट्रीय महिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख बनी थी। तो आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना था। ये भी बता रखा है कि आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर बी माना था, श्रीमती हंसा मेहता को मान लिया था इन्होंने। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो ये स्किनर ने और पावलो ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने। तो ये सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि जी का त्रुटि का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक जी ने दिया था। ये प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत और इसे अनुकूल संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको हम इसी नाम से जानते हैं। यहाँ पे दे रखा भी है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक जी ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया और जिसे एक छड़ वाले पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरा इस प्रकार बना था कि उसमें एक ही दरवाज़ा था जो खटके के दबाने से खुलता था और पिंजरे से कुछ दूर पर भोजन की सामग्री रख दिया गया था। भोजन की महक ने इस परिस्थिति में एक शक्तिशाली और अभिप्रेरक का कार्य किया और बिल्ली पिंजरे से बाहर आने
के लिए हर संभव प्रयत्न करने लगी। बिल्ली प्रत्येक छिद्र और सलाखों पर पिंजरा मारती और मुंह से काटती है। इस प्रकार बिल्ली ने सभी तरह से उल्टे सीधे पंजे चलाए तथा उछल कूद की। इस दौरान उसका पंजा संयोग से खटके पर पड़ा, उसका दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली बाहर आकर भोजन कर लेती है। ऐसे बिल्ली ये प्रक्रिया कई बार इसके साथ दोहराई जाती है तो वो सीख लेती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। दी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन है मास्लो जी हैं, ब्रूनर जी हैं, टॉलमैन जी और स्किनर जी। तो फ्रेंड्स दी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बुक जो है वो ब्रूनर जी की है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने कहा था कि शिक्षा जनतंत्र की दासी है? ये परिभाषा पूछा है कि किसने कहा था शिक्षा जनतंत्र की दासी है। तो ये ऑप्शन दे रखा है रूसो, जॉन डीवी, कम्युनियस, महात्मा गांधी। तो ये जॉन डीवी जी ने कहा कि शिक्षा जनतंत्र की दासी है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन बंडूरा जी ने किया। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये बंडूरा जी ने किया है। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखें। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। तो समाजवाद, ऑप्शन है समाजवाद के नाम से, संज्ञानात्मक के नाम से, सहचर्यवाद के नाम से, संयोजनवाद के नाम से। तो फ्रेंड्स अधिगम का सिद्धांत जो है वो संयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। तो आज के ये रहे क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि 30 क्वेश्चन कराते चलूँ एक सेट के, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगी। 3 दिन में इसे कवर कर दूंगी, और 3 दिन क्या 3 वीडियो में, और फिर ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। सारे जितने भी बुक के मैंने बताया था ना शॉर्ट में कि मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक जो है वो सॉल्व कराऊंगी। तो उस अनसॉल्व पेपर का जितने भी अनसॉल्व पेपर हैं मैं वो सब कुछ कराऊंगी। बीओ के है, असिस्टेंट प्रोफेसर के, जीटीसी के हैं, जीआईसी के, डाइट के, बीओ के। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे और आपको भी तैयारी करना है एजुकेशन सब्जेक्ट से तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हम वीडियो बनाएं और आप तक नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए। तो ये रही आज की क्लास फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। बस आज इतना ही।